our channel, and today we are going to discuss about the basic concept of macroeconomics, and it is a part of a national income and its related aggregate. So let me start with this topic. The topic is a basic concept of macroeconomics, and the first thing is what is domestic territory. अगर हम इंडिविजुअली किसी से पूछें व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये होता है इट्स पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। किसी भी एक देश का पॉलिटिकल फ्रंटियर यानी कि किसी कंट्री की टोटल पॉलिटिकल फ्रंटियर बाउंड्री जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल पर्सन्स रहते हों। तो इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, व्हाट थिंग्स हैज बीन गोइंग टू इंक्लूड इन द political frontier of a country. So that first is your ships and aircraft owned and operated by the normal residents between two or more country. तो एक जो वर्ड आ रहा है हम लोगों का by the normal residents, इसका ध्यान रखना। यानी कि अगर हम इंडिया के नागरिक हैं, that we are the part of our Indian country and I have a ship, मेरा खुद का एक शिप है जिसको मैं इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट एज ए यूज़ करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी अब वो कहीं भी जाएगी, चाहे वो इंडिया से लंदन जाए, चाहे वो इंडिया से आपका रूस जाए या चाइना जाए, लेकिन वो आएगा किसकी टेरिटरी में, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। यानी कि वो उसका ओनर कौन है, एक नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री है। यानी कि एक ऐसा बंदा जो एक इंडिया को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का हूँ, तो मेरी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो चाहे देश के बाहर ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी। ठीक है, इसी के आगे दूसरी चीज़ आती है हमारी फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, floating platforms operated by the resident of a country in the international water where they have exclusive right of operation। यानी कि फिशिंग वेसल्स हो हमारे। अब जैसे कि यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने क्या कर रखा है कि हर सारे रिसोर्सेज को डिवाइड कर रखा है, तो इसमें जो ओशियंस होता है वो हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है। तो जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती, तो इसलिए यूएन ने सबकी एक तरीके से पर्टिकुलर बाउंड्री को बाउंड कर रखा है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हर एक नेशन का 12 नॉक्टाइल्स, ध्यान रखिएगा 12 नॉक्टाइल्स, ठीक है, 12 नॉक्टाइल्स जो है आपकी एक पर्टिकुलर सीमा। अगर इसको हम बात करेंगे 22.2 किलोमीटर का, जितना भी लैंड से ओशियन सरफेस पे वो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। यानी कि 12 नॉक्टाइल्स तक जितना भी जो एरिया है ओशियन वाटर बॉडीज का वो हमारी टेरिटरी में इंक्लूड होगा। लेकिन जो भी इस 22.2 किलोमीटर के आगे जाता है, यानी कि ये एरिया है, यहाँ तक इंडियन टेरिटरी है हम लोगों की ओशियंस की, लेकिन इसके आगे जो जाती है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंडर में आ जाएगा। और इन रिसोर्सेज को यहाँ पे अगर काम करना है हम लोगों को तो उसके लिए कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स लेने पड़ते हैं हम लोगों को, वो भी किससे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक्सक्लूसिव राइट लेते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो हमारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई भी चीज़ हो जो 12 नॉक्टा माइल्स के आगे की आएगी, है ना, वाटर बॉडीज, वो हमारी वहाँ पे अगर हमारा कोई भी वेसल जाएगा वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। वहाँ पे कोई भी इकोनॉमिकली हम लोग वर्क करेंगे वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। थर्ड क्या आती है, एम्बेसीज, कंसल्ट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ध्यान रखिएगा। यानी कि कोई भी एम्बेसी, यानी कि इंडिया की एम्बेसी आपकी चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे वो यूएसए में हो या फिर लंदन में हो, कहीं भी हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर इंडियन एम्बेसी है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, दूसरे देशों की एम्बेसी इंडिया में है तो वो इंडिया की टेरिटरी में नहीं आ रही, वो उनके देश की टेरिटरी में आ रही है। ऐसे ही जो भी कंट्रीज की कंसल्ट्स या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होती है, यानी कि सपोज करिए अभी जैसे कि किसी कंट्री में आपका सिविल वॉर चल रहा होता है तो यूएन क्या करती है, जो यूएन नेशंस के जितने भी कंट्रीज़ के मेंबर्स होते हैं वो वहाँ की कंट्रीज़ की आर्मी को वहाँ पे भेजती है। तो अब हमारी इंडियन आर्मी अगर सपोज करिए इस टाइम प्रेजेंट टाइम में मोस्टली जो जा रही है वो सूडान, अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही जा रही है, तो वहाँ पे जो हमारे इंडियन आर्मी की जो भी बटालियंस जाती है तो वो हमारे कंट्री की क्या हो जाएगी, टेरिटरी में आएगी, ठीक है, भले ही वो सूडान में रह के काम कर रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दीज आर द थिंग्स विच कम्स अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट मोर दैट व्हाट आर द थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती है, दैट द थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। सो लेट्स बिगिन विद इट।
So there are the things which are not included in our domestic territory. These are the embassies, consuls, military establishment of our foreign countries are not included in our domestic territory, and the international organization like UNO, WHO, IMF, World Bank, and the other also which are not included in our domestic territory. Either their offices lies in our territory, उनके चाहे ऑफिसेस हमारी टेरिटरी में स्टैब्लिश क्यों ना हो, लेकिन फिर भी दे आर नॉट काउंटेड इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी. नाउ फ्रॉम हियर वी आर मूव टूवर्ड्स फॉर द नॉर्मल रेसिडेंट्स. व्हाट आर द नॉर्मल रेसिडेंट्स? नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, उनके बारे में जानेंगे हम लोग. सो लेट्स बिगिन विद the normal residents. It refers to an individual who ordinarily resides in the country and whose economic interest also lies in that country. यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो किसी देश में रह रहा हो और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उसी देश में है. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि उसका रहना, खाना, पीना, कमाना जो कुछ है वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल फ्रंटियर बाउंड्री में हो रहा हो, उसे हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं. यानी कि अगर मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत में ही रह रहा हूँ, मैं भारत में ही रह के कमा रहा हूँ, खर्च भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या इंक्लूड होगा, हमारा नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंक्लूड हो जाएगा. अब हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे. लेट्स बिगिन विद द थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द category of normal resident. First is your foreign tourist and the visitors. अब ध्यान रखिएगा, जो फॉरेन टूरिस्ट करने आते हैं, लोग घूमने आते हैं, ताजमहल देखने आते हैं, इंडिया में लाल किला देख लिया है ना, और या फिर जो विजिटर्स होते हैं, जो आपके जैसे कि स्पोर्ट्स टूर्स के जो प्लेयर्स होते हैं वो भी आते हैं. वो तो कभी कभी उनका जो होता है 3 से 4 महीने का हो जाता है. कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट्स भी आ जाते हैं. पेशेंट्स क्या होते हैं, वो इवनली 7 to 8 मंथ्स के लिए रुक जाते हैं उनका इलाज होने के लिए, है ना. कुछ लोग फॉरेन एज अ टूरिस्ट भी आते हैं हमारी कंट्री में. तो ऐसे जो होते हैं, जो कुछ कॉन्फ्रेंसेस में भी आते हैं, कुछ छुट्टियां बिताने आते हैं, तो ये सारे लोग जो हैं हमारे उसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, फॉरेन रेसिडेंट्स में इंक्लूड नहीं होंगे. नाउ नेक्स्ट इज योर अबाउट द फॉरेन स्टाफ. ध्यान रखिएगा, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज. ध्यान रखिएगा, वो भले ही यहाँ पे आ रहे हो, काम कर रहे हो, जैसे कि रशियन एम्बेसी है यहाँ पे, तो रशियन पीपल भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, लेकिन वो एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट नहीं होगा. कोई भी ऑफिशियल्स हो बाहर का, इंडिया में आया हो, डिप्लोमेट्स यानी कि पॉलिटिकली कोई यहाँ पे आया हो किसी काम से, पर्पस से, वो भी द मेंबर ऑफ आर्म फोर्स यानी कि आर्म फोर्स, दूसरे देशों की सेना यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में आती है. अभी रिसेंटली रशिया की आई थी, उससे पहले थोड़े दिन पहले यूएसए की आई थी, उससे थोड़े दिन पहले बांग्लादेश की आई थी, एज अ ट्रेनिंग पर्पस आई थी. तो वो नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट नहीं किए जाते हैं. नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्री. देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया में है तो वो इंडियन टेरिटरी में तो नहीं इंक्लूड होगा, लेकिन कोई इंडियन उसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एज अ वर्कर वर्क करता है. सपोज करो मैं यहाँ इंडिया का निवासी हूँ, लेकिन मैं न्यू दिल्ली में WHO का एक ऑफिस है, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं तो नॉर्मल रेसिडेंट माना जाऊँगा. मेरे द्वारा जो भी पैसा कमाया जाएगा वो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा. लेकिन अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आके रहता है और फॉरेन एम्बेसीज में या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करता है, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा एज अ नॉर्मल रेसिडेंट. उसके बाद क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स आल्सो आर नॉट इंक्लूडेड इन द normal residents. Now last one is your the border worker who lives near the international border. अब यहाँ पे बात हो रही है कि वो वर्कर्स जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहते हैं. सपोज करो अगर हम बात करते हैं कि मेरा घर जो है वो नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर पे है, और मैं अगर काम करने के लिए नेपाल जाता हूँ, तो मैं नेपाल का नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाऊंगा. ऐसे ही सेम वहाँ नेपाल के जो वर्कर्स होंगे, ठीक है, नेपाल बॉर्डर पे जो रहते हैं वो इंडिया में आते होंगे काम करने के लिए, और वापस काम खत्म करके वो अपने शाम को अपने घर पे चले जाते हैं, तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कहलाया जाएगा. तो ये हमारी बात हो गई थी नॉर्मल रेसिडेंट एंड द थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एज अ नॉर्मल रेसिडेंट्स. सो आगे हम लोग चलते हैं. आगे हम लोगों को सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप के बारे में पढ़ेंगे, और उनके बीच का छोटा सा एक बेसिक सा डिफरेंस है वो भी जानेंगे. सिटीजनशिप
it is a legal concept based on the place of birth of the person and legal provision which allow the person become a citizen. That means for becoming a citizen of any nation, first of all either he have to take the birth on a that country. देखिए किसी भी देश का नागरिक बनने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू जस्ट लाइक वी हैव टू टेक द बर्थ और वी हैव टू फॉलो सम लीगल प्रोविजन। या तो हम उस देश के नागरिक तभी बन सकते हैं या तो हमने वहाँ पे जन्म लिया हो या फिर कुछ लीगल प्रोविजन के थ्रू हम लोग उस देश के नागरिक बन सकते हैं। तो दिट इज बाय द सिटीजनशिप एंड द रेसिडेंटशिप। रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप में काफ़ी डिफरेंस होता है। सिटीजनशिप व्हाट डज इट्स मीन, सॉरी रेसिडेंटशिप व्हाट डज इट्स मीन, इट्स मीन्स दैट इट इज एन इकोनॉमिक concept based on the basic economic activities performed by the person। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, उसका जो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है वो किस नेशन के लिए है। यानी कि सपोज करिए अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ ही ऑर्डिनरली रिसाइड इन द कंट्री फॉर अ पर्सन मोर देन 1 ईयर। यानी कि सपोज करिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो चाइना का रहने वाला है लेकिन वो इंडिया में रह रहा है विद लीगल प्रोविजन मोर देन 1 ईयर और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर पर्सन का रहना पीना कमाना वो सब कहाँ हो रहा है, इंडिया में ही हो रहा है लेकिन वो रहने वाला कहाँ का है, चाइना का रहने वाला है, लेकिन वो जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई जो है वो हमारी कंट्री में हो रहा है, हमारे ही देश में रह के कमा रहा है। ऐसे पर्टिकुलर पर्सन किसके अंडरशिप में आएंगे, दैट पर्टिकुलर पर्सन कम्स अंडर द रेसिडेंटशिप। सो दिस वाज अबाउट द सिटीजनशिप एंड द रेसिडेंटशिप। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही टुडेज फॉर द डे फॉर दैट्स मच ओनली। एंड वन मोर थिंग, मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि ये चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता हो शेयर करें और कमेंट ज़रूर करिए ताकि आगे की अगली वीडियोस और जल्दी आ सकें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल एंड most important thing is that to mention the comment and press the black bell icon also. Thank you for watching this video.